फिर तो पानी रह जाएगा दूध में। पर लोग इतने पागल नहीं है। ये जो टीवी है ना, इसने लोगों का दिमाग खराब कर दिया हुआ है। और वैसे भी आजकल लोग खुले दूध के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा ला जाना हमें। कब पैर की जुती सर पे पड़ जाए पता नहीं चलता। तुम्हारी ये जुर्रत के तुमने राणा कासिम को जवाब दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसा की तो बच्ची है। हाँ तो ठीक है ना, हल्की उम्र की लड़की माहौल में जल्दी रच बस जाती है। और फिर हमें बच्चों की माँ के साथ दोस्त भी तो चाहिए थी ना। अरे मंसूर मियाँ, आपको तो पता है कि आजकल के बच्चे जरा अलग किस्म के होते हैं। हल्की उम्र की हो तो दोस्ती भी हो जाती है, और पक्की उम्र का तो पता है आप। हाँ जरूर। तो हम हाँ समझे? यस, हो रहा है। मिठाई। मैं तो मैच की बात कर रहा हूँ। तुम्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। कोई वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा और ना मैं जमानत होने दूंगा। अंकल बात सुने, कुछ नहीं है ऐसा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। सलाम उनको जिन्होंने बादशाही में फ़कीरी की। आज हम बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं। मीडिया की दुनिया में क्राइम, शोबिज़, खेल और सियासत की जो ख़बरें हैं, उनकी तेज़ रफ्तार गाड़ी का रुख आज हमने मोड़कर शोबिज़ की दुनिया में दोबारा जो है वो एंट्री डाली है। हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान होंगे, मैं बाद में तारफ़ कराऊँगा। पहले उनके मतलब ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान भर के जो मरूफ चैनल्स हैं, ARY, A+, हम TV, ARY डिजिटल और जो दीगर हमारे कौमी चैनल्स हैं, उनमें जो ड्रामों में ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया, हीरो हैं। और साथ में शोबिज़ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। साथ साथ जो है डायरेक्टर भी हैं, हदायतकार भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। बहुत से तारुफ हैं, मैं जितना भी अगर लंबा बोलता जाऊं तो सारे तारुफ इनके पास हैं, बल्कि साथ में ये बहुत बड़े दरवेश इंसान भी हैं। चूँकि जब से ये कसूर में आए हैं, इन्होंने कसूर का विज़िट कम किया है, दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर जो है वो हाज़री ज़्यादा दी है। और उसके बाद यहाँ पे पंजतन पाक महफ़िल में जो है ख़ुसूसी तौर पर इन्होंने गुफ्तगू भी की है। और उस महफ़िल में ये मदह सराई के साथ साथ जो यहाँ पे दीगर नात ख़ान थे, उनकी जो नातिया कलाम थे, वो भी इन्होंने बड़े बखूबी अंदाज में सुने। ज़फ़र अब्बास खिची साहब, उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज हम बहुत सी उनके साथ बातें करेंगे, बड़ी अहम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम उनसे बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त ड्रामे या फ़िल्में पेश की जा रही हैं, उनमें वो कुछ क्यों नहीं दिखाया जा रहा जो अवाम देखना चाहते हैं। ये तलाक़ें, ये ख़ावंद के साथ आशना को दिखाना और सारा कुछ, ये हमारा कल्चर नहीं है। इस पे भी बात करेंगे। उनसे ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में फ़न और फ़नकार की जो कदर व मंज़लत है वो बहुत कम हो चुकी है। और आज भी हमारी फ़िल्मों में, हमारे ड्रामों में वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो आज से 30 साल पहले दिखाई जाती थी। और दूसरी जानब आज के दौर में जो टिकटॉक पे आने वाले जो स्टार हैं, उनको हम स्टार ही कह सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के चांसेस क्यों नहीं मिल रहे। वो क्या सिर्फ़ ये मोबाइल पे शूट करके वो फेसबुक पे डाल दिया, टिकटॉक पे डाल दिया या यूट्यूब पे डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर उनको मौका क्यों नहीं मिलता। वही पुराने लोग, वही पुराने फ़नकार, वही स्टार सारे, क्या ये मरूसी सिस्टम है सारा सियासत की तरह। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं वो ज़फ़र अब्बास खिची साहब, उन्होंने हमें वक्त दिया, इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं हम उनके। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब अली, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल मालिक का एहसान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अपना कीमती टाइम से निकाल के। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, नाचीज़ सा आदमी हूँ, तो आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में यहाँ के बुला के आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है।
तो शुक्रिया। तो नहीं आपका सर, बहुत बड़े आदमी हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको कसूर शहर हज़रत बाबा बुल्ले शाह की नगरी में आना कैसा लगा? सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो जन्नत का मतलाशी हूँ। जहाँ पे मुझे जन्नत नज़र आती है कि यहाँ पे जन्नत का माहौल है, जन्नत का सरूर है, रूहानियत है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले वहाँ पे सजदा रेज़ हूँ। मैं आया हूँ सबसे पहले कसूर में, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और बहुत ममनून हूँ मैं जनाब तारिक भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी। और मैं सबसे पहले उन्हें मैंने कहा कि भाई मुझे दरबार ले चलें। मैंने जाके सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी है वहाँ पे, उसके बाद मैंने हाज़िरी दी है। हाज़िरी देने के बाद फिर आपका ज़िक्र खैर हो गया, तो बस आपके पास हाज़िर हो गया हूँ। अच्छा, तो सर अब हम बात करेंगे आपके शोबे के मतलब, यानी कि शोबस के मतलब। जी। तो ये जो मैंने पहले कहा है, जो ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान में जो ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, ये सर वो क्यों नहीं दिखा रहे जो आम तौर पे पब्लिक देखना चाहती है, जिससे हमारा जो कल्चर है वो तब्दील हो सके, उसमें बेहतरी आ सके, हमारे जो रस्म व रिवाज हैं उसमें बेहतरी आ सके? आपका सवाल जो है ना ये बड़ा अजीब सा है कि आपने कहा है कि जो पब्लिक देखना चाहती है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो आजकल प्राइवेट चैनल दिखा रहे हैं ना, मोस्टली पब्लिक वो देखना चाहती है। क्यों? कि पब्लिक का रुझान नेगेटिविटी की तरफ चला गया। हमारी पब्लिक, हमारे लोग हमारे कल्चर से बहुत दूर हो गए हैं। हमारे घर का माहौल जो था वो हमारे दीन, मज़हब और कल्चर से बहुत मुख्तलिफ हो गया। ये जो दूसरी दुनिया है ना, हमारे पाकिस्तान के बाहर की दुनिया, वो हमारे ज़हनों पे गालिब आ चुकी है। उन्होंने हमारे सारे कल्चर को चेंज कर दिया। देखिए, मेरा जन्म जो है वो पीटीवी से हुआ था, शोबिस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो पीटीवी हमारा एक कौमी चैनल है और इसने हमेशा इस रिवायात को कायम रखा है। उन्होंने अपने हर प्रोग्राम में, हर ड्रामे में अपने कल्चर को प्रमोट किया है। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ उन्होंने ऑन एयर नहीं होने दी जो हमारे कल्चर के मुनाफी हो, हमारे दीन के मुनाफी हो, जिससे हमारी आवाम, हमारी यंग जनरेशन जो है वो भटक जाए। उन्होंने हमेशा संवारने की कोशिश की है। लेकिन अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी भटक चुकी है, इतनी इस्लाम से, मज़हब से इतनी दूर हो चुकी है कि आप देखते हैं कि मस्जिदें खाली हैं, अल्लाह के घर खाली हैं। नमाज के टाइम पे 25 लोग, 15 लोग, 20 लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। और इतनी मखलूक बाहर अपने कामों में लगी होती है, किसी को कोई पता नहीं है दीन का, किसी को कोई पता नहीं। तो बातों में आसमान पे कलाबे जो मेल देते हैं वो। बस 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 बस, यानी कि ये हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं लेकिन उनकी किसी बात को नहीं मानते। बिल्कुल जी। जिसने वो इकबाल ने लिखा था ना, उसको ना मिली मंजिल मिराज की राहें, जो तेरे नक्शे कफ़े पा तक नहीं पहुँचा। तो जब तक सर हम अमल नहीं करेंगे तो ये तो सब फजूल है। तो आपका सवाल ये था कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो किस राह रवी का शिकार हो चुके हैं। तो मैं अब उनकी तरफ आता हूँ कि वाकई वो गलत राह रवी का शिकार हो चुके हैं। वो हमारे कल्चर को उन्होंने बिल्कुल ही जो अपोजिट साइड थी ना, उस पे आ गए। वो हमारे जो रसूमात थी, हमारे जो ख़ानदानी रसूमात थी, एक अखलाकियात था, ठीक है ना, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। आप देखते हैं जो भी हमारे चैनल्स पे बेशतर ऐसे ड्रामे हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। यकीन करें कि ऐसे उसमें सीन जब चलता है ना तो हम शर्मिंदगी से इधर उधर या कोई ऐसा काम करें या चैनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम अपनी जवान बहन, जवान बेटी के साथ ड्रामा देख रहे हो तो अब नहीं देख सकते प्राइवेट चैनल का, अब नहीं देख, ठीक है ना। तो हम इसको
क्या कह सकते हैं कि ये क्या चक्कर है, मेरी जो समझ में आई है ये सारा बिजनेस का चक्कर है, बिजनेस का चक्कर, ये सब रेटिंग का चक्कर है कि कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी चीज़ उसमें डाल दो। ये बाकायदा स्क्रिप्ट राइटर को बताया जाता है कि यार कोई ऐसी लाइन लो जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो कि लोग उस पर बहस करें, साथ में सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, ताकि लोग हमारा चैनल देखें। ये न्यूज़ चैनल भी ऐसे ही कर रहे हैं, न्यूज़ भी ऐसे ही कर रहे हैं, जिस तरह न्यूज़ कर रहा है इसी तरह सेम एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, जो दिखता है वही बिकता है, जो बिकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हो रहा है ये फ़र्द वाहिद जो है, जो चैनल का मालिक है, ठीक है ना, उसका तो घर भरने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी अखलाकियात जो है ना वो तबाह हो चुकी है, हमारी यंग जनरेशन जो है वो तबाह हो चुकी है। हम मकसद है कि इन ड्रामों को, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और बेशुमार सीरियल में काम कर रहा हूँ, इस वक्त बड़े बड़े चैनल्स में काम कर रहा हूँ। हम तो एक कठपुतली, हमें जो कहा जाता है हमने करना है, हमने तो बच्चों का रिस्क कमाना है, ठीक है ना। लामहला ये ड्रामे जो है इनका एंड जो होता है वो एक अंजाम तो अच्छा ही होता है हर ड्रामे का, लेकिन उसके अंदर जो हेर फेर चलता है, ठीक है ना, वो हमारे लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे मज़हब की अक़दार के लिए बहुत ही अपोजिट साइड है, नेगेटिव की तरफ जाता है और वो ख़राब कर रहा है हमारी आवाम को। अच्छा सर, आजकल के दौर में जैसे टिकटॉकर हैं, बड़े बड़े स्टार देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे, लेकिन उनको क्यों नहीं मौका मिलता वो भी टीवी पे आ सकें, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, जो उनके अंदर जो सलाहियत है वो सीक्रेट सुपरस्टार वाली, वो कभी उनको मौका मिल सकता है? आप देखते हैं कि उनको भी मौका मिलेगा? देखिए सर, टैलेंट जो होता है ना वो अपना रास्ता खुद बनाता है। जिस तरह पानी है ना, वो जब निकलता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है, रुकावटें तोड़ देता है। इसी तरह जिस इंसान के अंदर टैलेंट है ना वो सामने आता है। अब बात करते हैं टिकटॉकर की, टैलेंट उनमें है लेकिन ये वो टैलेंट नहीं है जो एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये टिकटॉकर जो है एक बनी बनाई आवाज़ पे मूड बना के तो लिप सिंक तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैमरे के सामने उस कैरेक्टर को फील करके उसी एनर्जी के साथ उसको बोल के परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोगों ने ट्राई की है टिकटॉकर्स में से कि इनको हम इसमें ले आएँ, लेकिन वो नाकाम हुए हैं, इसलिए कि उनमें वो पावर नहीं है जो एक आर्टिस्ट में होती है, कि जो अपनी बेस पे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन और अपने डायलॉग डिलीवरी से अपने कैरेक्टर में जज के वो जब सामने आता है तो लगता है कि ये वाकई दुनिया में ये कोई किरदार ऐसा है, ठीक है। लेकिन वो टिकटॉकर ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक महदूद हो चुका है किसी की बनी बनाई आवाज़ के ऊपर अपना सिर्फ लिप सिंक करने को, ठीक है ना। तो लिप सिंक कर देता है, वो इजी काम है, एक कमरे में बंद है, कैमरा सामने है, उस पर खड़े एक दफ़ा करता है, दूसरी दफ़ा करता है, तीसरी दफ़ा करता है, चौथी दफ़ा करता है, पाँचवीं, छठी, आठवीं, जब वो ठीक देखता है कि अब ठीक है, ठीक है, तो वो अपलोड कर देता है। जबकि ड्रामे की जब रिकॉर्डिंग होती है तो कैमरे के पीछे 50 लोग खड़े होते हैं, उन 50 लोगों के सामने अपने, मतलब मैं ज़फ़र अब्बास हूँ तो अपनी शख्सियत को मार के, अपनी शख्सियत को दबा के मैं एक कसाई का करैक्टर कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर का करैक्टर कर रहा हूँ, मैं एक वकील का, जज का, बड़े भाई का, बाप का, ठीक है, रोमांटिक करैक्टर कर रहा हूँ, ट्रेजिडी करैक्टर कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, ठीक है ना, हंस रहा हूँ, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबके सामने कर रहा हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन, अपने आप को उसमें ढाल के सारी दुनिया जो देख रही है, चाहे 50 हैं, चाहे लाख हैं, चाहे जितने लोग हैं, 10 हैं, 5 हैं, ठीक है, सबको मकसद है कि बालाए ताक रख के कि मुझे पता ही नहीं कोई कौन खड़ा है कि नहीं, मैं उस कैरेक्टर में जम के अपना वो परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। लेकिन तो ये बहुत मुश्किल काम है सर। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें वही एक्टर जो बूढ़ी भी हो जाए उसको हीरो लेके आते हैं, मतलब किसी और नए को क्यों नहीं चांसेस दिए जाते, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी जाती? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और ये मुझे उम्मीद थी कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे कि वही चेहरे जो हैं वो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी तक वो चेहरे चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी वही रेटिंग है। पीटीवी दौर से जिनके नाम बन गए अभी तक वो चलते आ रहे हैं। चंद एक लोग
उसमें एंटर हुए, वो भी किसी एक्टर का रिश्तेदार होगा, किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, किसी का ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। नए लोग जो आएंगे उनको चांस नहीं दिया जाता। मेरी 2-4 लोगों से जो बात हुई है मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज में बड़े ओहदे पर बैठे हुए, मैंने उन्हें कहा है कि यार आपने टैलेंट का रास्ता रोका हुआ है। मतलब मेरे जैसे बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो आप उनको बड़े मेन कैरेक्टर्स में क्यों नहीं लाते? ठीक है, जो हमारे पीछे आ रहे हैं उनका भी हक है, जिसने 10 साल काम किया है, 15 साल काम किया, उनमें कैपेसिटी है, वो काम कर सकते हैं, वो कैरेक्टर का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन आप उनको चांस ही नहीं दे रहे। चांस ही नहीं, बड़े आप उसमें फिर वो ले लें, वो ले लें, वो ले लें, वो ले लें। ठीक है, वो कहते हैं जी कि हमारे असल में ना हम मोहताज हैं चैनल के। चैनल कहता है कि ये आर्टिस्टों को लें ताकि लोग कहें ओए यार बहुत बड़ी कास्ट का ड्रामा है। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरह तो फिर आर्टिस्ट मर जाएंगे। जो पीछे से आ रहे हैं बेचारे, वो तो वहीं पे घुटन से ही मर जाएंगे कि जो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं आप उनको आगे आने का चांस ही नहीं दे रहे। ये जो आर्टिस्ट चल रहे हैं कब तक चलेंगे? अब देखें ना सर, साइमा जो वो तो उसकी उम्र देख लें, अभी तक उसको हिरमन के तौर पे पेश किया जा जी। ये तो अंजमन, अभी वो सुल्तान रही भी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साथ वो आती रही हैं अभी तक वो फिल्मों में, मतलब चुदरानी फिल्म है या दीगर दूसरी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, उसमें वो हीरोइन के तौर पे आ रही। मतलब ये उनकी जगह पे कोई नए लोगों को कास्ट करना चाहिए। लेकिन सर चलें, ये तो आप जवाब दे चुके हैं, इससे आगे चलते हैं। तो सर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो शोबिज़ है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेशक। वो फ़र्क आप क्या देखते हैं, कौन सा फ़र्क? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो शोबिस के हवाले से मैं अगर बात करूं, तो जो आप फ़र्क कह रहे हैं वो वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तानी ड्रामे देखकर वो लोग एक्टिंग सीखा करते थे। ठीक है, और पाकिस्तानी ड्रामों को दिखाया जाता था उनकी एकेडमीज़ में कि यार ये देखो, एक्सप्रेशन देखो, फुटवर्क देखो, इनका बोलना देखो, इनकी एक्सप्रेशन देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, वो लोग सीखते थे। आज हम उनको देख के सीख रहे हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो फ़न और फनकार की बड़ी कदर मैं कर उसी तरफ आ रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि उन्होंने कदर की है, उन्हें आर्ट की कदर की है, उन्होंने आर्टिस्ट की कदर। वो आर्टिस्ट को भगवान समझते हैं कि यार ये अल्लाह ने इस बंदे को इतना फ़न दिया है, इतने फ़न से नवाजा है कि जो अपनी शख्सियत को मार के एक नई शख्सियत को ला के पेश कर रहा है। तो अल्लाह ने इसको ये बना के भेजा है आर्टिस्ट। ठीक है, तो वो उसकी कदर करते हैं। यहाँ पे तो मैं अब वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो जिन लफ्ज़ों से पुकारा जाता है, जब आर्टिस्ट की कदर ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो फ़न किधर जाएगा? वो क्या करेगा आर्टिस्ट? वो फील्ड जो है, उस फील्ड को किस नज़र से देखा जाएगा? ठीक है ना, तो वही हो रहा है पाकिस्तान में। वहाँ पे तो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ से गए हैं, अभी ऑफ द कैमरा आपसे ही बात हो रही थी कि यहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो वहाँ पे गए हैं, तो उनको इस तरह पूजा गया है, इस तरह उनकी कदर की गई है कि उनका नाम बन गया। तो यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो बेचारे, उनको उस नज़र से देखा जाता है कि वो अपने लिए बड़ी शर्मिंदगी, वो अपने आप को 0 पॉइंट पे समझते। अफजाल अहमद का देखो, जब तक किसी को आप अप्रिशिएट नहीं करते, इज्जत नहीं देते, उस मकाम पे नहीं समझते, तब तक उसका फ़न निखर कर सामने नहीं आता। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जब उसका फ़न निखर कर सामने नहीं आएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? उसकी वो एक्टिंग, उसकी वो परफॉर्मेंस फीकी फीकी नज़र आएगी। उसको जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वो बेचारा क्या परफॉर्म करेगा? इसी तरह हमारे आर्टिस्ट अक्सर सेट पे जाते हैं तो बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो मेन आर्टिस्ट के तो सर ठीक है, बिल्कुल सर इस तरह करना है सर, वो जो कर जाए ठीक है। और कोई नया आर्टिस्ट या सपोर्टिंग या मेजर सपोर्टिंग आर्टिस्ट आता है तो वो जो करना भी चाहता है और सही भी करना चाहता है, उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं। ठीक है, नहीं इस तरह करो बस। भाई उसके अंदर की स्किल्स किधर जाएगी? अगर वो उसने वही करना है जो आप कह रहे हैं, तो वो तो फिर उसकी अपनी स्किल तो ख़त्म हो गई, मर गई। भाई उसके लिए खुला मैदान छोड़ो। हाँ, जहाँ पे वो अपने कैरेक्टर से बाहर आ रहा है,
ठीक है ना। तो वहाँ से तो आप उसे बताएं कि नहीं भाई ये, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ, मैंने 3-4 साल एकेडमी भी बनाई रखी है लाहौर में, और 3-4 हज़ार मेरे शागिर्द भी हैं, मैं एक्टिंग सिखाता रहा हूँ। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता था कि भाई एक बाउंड्री है, आर्टिस्ट को पता होता है कि मैंने ये काम करना है, ठीक है ना। मसलन आपने मुझे स्क्रिप्ट दिया कि ये आपका एक नाई का रोल है, ठीक है ना, और इस रोल में आपने ये डायलॉग हैं और आपने बोलने हैं, मुझे पता चल गया उसमें उस तरह नाई बन के बोलना, कैंची पकड़नी जो भी, ठीक है ना, मैंने नाई बन के, या मैं एक नौकरी लेने के लिए आया हूँ, मजबूर इंसान हूँ, छोटे छोटे मेरे या बड़े जवान बच्चे हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मैं एक ऑफिस में आया हूँ, चाहे मैं जितना बड़ा अदाकार हूँ, तो आगे एक आम अदाकार एक सीन के लिए बुलाया गया है जो एक बिजनेसमैन बना दिया गया है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मैंने इससे नौकरी मांगनी है, ठीक है ना, ये एक बाउंड्री है, ये तो मुझे पता है। लेकिन असल आर्टिस्ट वो है जिसको ये पता हो कि मैंने इस कैरेक्टर में रहकर ये नहीं करना। मिसाल के तौर पर कि वो आएगा, वो कहेगा कि सर मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास जॉब कोई नहीं, वो भूखे मर रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह का नाम है मुझे जॉब दे दे, ये तो मेरा कैरेक्टर है। अगर मैं वहाँ ये करूँ कि ओ भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, मुझे नौकरी चाहिए और मुझे नौकरी तुमने देनी है, ऑर्डर इज ऑर्डर, वो तो मार के बाहर भगा देगा, तो ये मैं कैरेक्टर से आउट हो गया, सही, ठीक है ना। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं डायरेक्टर बताता है और उसको बताना भी चाहिए, कैप्टन ऑफ शिप होता है, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आर्टिस्ट के अंदर होती हैं, जो खुदा दाद होती हैं, उनको गॉड गिफ्टेड होती है, उनको भी निखारने दें, उनको भी बाहर निकलने दें, उससे पूछे भाई इसमें आप क्या कर सकते हो, तो वो बताएगा कि मैं इसको ऐसे करूँगा, जहाँ पे आप समझते हैं कि हाँ ये ठीक है वो करें, जहाँ से आप समझते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर से बाहर जा रहा है उसको समझा दें, वो नहीं करेगा। लेकिन वहाँ ये नहीं पूछा जाता, ख़ास तौर पे न्यू कमर सपोर्टिंग आर्टिस्ट को, बिल्कुल, वो ठीक है ना। तो जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, ठीक है ना, जिसको लाख रुपया पर डे देना है, वो जो मर्जी कर जाएगा, उसको कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। उसके लिए वो खाने भी आ जाएंगे, जो वो कहेगा उसको गाड़ी भी पिक करेगी, और सपोर्टिंग आर्टिस्ट को कहेंगे तुमने खुद पहुंचना है वहाँ पे, उसको मकसद है कि ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। बहुत जगह पे ऐसा होता है, हर जगह पे नहीं होता ऐसा, जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये हर जगह पे भी ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली बहुत सी जगह पे ऐसा होता है। तो फिर वो क्या परफॉर्मेंस होगी, वो क्या ड्रामा बनेगा, वो क्या होगा, तो फिर 100% फिर हमारी और उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो होगा। बिल्कुल। सर बताइएगा कितने ड्रामों में काम किया अब तक आपने, और आगे किस किस ड्रामे में काम? मैंने बेशुमार ड्रामों में काम किया है, मैं तकरीबन कोई 20-25 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं एज ए एक्टर आया, उसके बाद मैं डायरेक्शन की फील्ड में चला गया, और 3-4 डायरेक्टर्स के साथ मैंने यावर अय्याज साहब के साथ, अयूब ठाकुर साहब के साथ, उसके बाद जनाब अयूब खावर साहब, तारिक उस वक्त के जो ड्रामा नहीं डायरेक्टर थे, ठीक है ना, उनको मैंने असिस्ट किया। फिर आफ्ताब इकबाल और मैंने 5 सीरियल किए, ठीक है ना, इकट्ठे एक प्रोडक्शन हाउस में, वो डायरेक्टर थे। फिर उसी प्रोडक्शन हाउस में मैंने एज ए डायरेक्टर सीरियल किया, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर मैं एज ए डायरेक्टर मैंने बहुत से सीरियल किए, फिर ये छोड़ के फिर मैं फिल्म में भी काम एक्टिंग है। हाँ, फिल्म में चंबेली एक फिल्म बनी थी, उसमें मैंने काम किया था, मेरा बड़ा अच्छा रोल था। फिल्म मैंने बहुत कम की है, सीरियल मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। मेरा जंजालपुरे से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आजकल वैसे फिल्मों से ज़्यादा ड्रामे देखे जा रहे हैं, ड्रामे देखे, क्योंकि इंडियन चैनल बंद है पाकिस्तान। हाँ, फिल्म तो ख़त्म हो गई है ना, फिल्म तो समझे पाकिस्तान का, बल्कि फिल्म स्टार सारे इधर आ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अभी ये फिल्म लगी है मौला जट, इसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट काम किया है, टेक्निकली भी डिफरेंट हुआ है और आर्टिस्टों ने भी बड़ा कमाल काम किया है। और अब उम्मीद है कि हमारी फिल्म जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होगी। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें पुराना मौला जट मर गया? नहीं, मरा तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, नया मौला जट आ गया, ठीक है ना। आप उसको रिपीट नहीं कर सकते कि वो दौर और था, उस वक्त के लोग और थे, सादा दौर था, सादे दौर में सादी चीज़ें थी। अब मुकाबला बहुत दूर है, हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड के साथ मुकाबला है, तो टेक्निकल हाँ। अब अगर आप उनके मेयार पे काम नहीं करेंगे तो फिर तो आप बहुत ही पीछे हैं ना। लेकिन अब मौला जट ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे अंदर भी टैलेंट मौजूद है, राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल स्टाफ, हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है।
हम बस ये कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि अच्छे प्रोड्यूसर्स जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी फिल्म बने, और अच्छी फिल्म बनेगी, हम जैसे लोगों को, आर्टिस्ट जो है उनका तो खैर रोज़ी रोटी इसी के साथ है, तो उनको भी काम मिलेगा। तो ये अब बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, मैं पुरुमीद हूँ इस बात से कि बेहतरी आएगी। अब ड्रामों की अगर बात करेंगे तो ड्रामे भी अब जो है ना बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब मैंने कराची में इस वक्त मेरे 4 ड्रामे, एक कशफ ड्रामा है, एक एहसान फरामोश ड्रामा है, इसी तरह 2 और सीरियल हैं, ठीक है ना, वो मैं कर रहा हूँ। तो 4 सीरियल इस वक्त मैं कर रहा हूँ। एयरवाई के सीरियल्स हैं, एक जियो का सीरियल है, मुख्तलिफ सीरियल है, तो मैं कराची में कर रहा हूँ। और 2-3 सीरियल आगे इंशाल्लाह ऑफ़र्स है, 1-2 फिल्म्स की ऑफ़र है। तो बस जो मुकद्दर में है, इंडिया में नहीं ऑफर। वेब सीरीज़ में भी मैंने काम किया, अभी कराची में एक हॉरर वेब सीरीज़ में काम किया मैंने। अच्छा। बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। तो क्या आप वो कौन से चैनल पे, हॉरर कौन से चैनल पे? वो उर्दू फ्लैक्स पे या इस तरह का कोई है, मकसद है कि वेब का कोई चैनल है उस पे आएगी। ठीक। तो सर आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा यही है कि इंसानियत से प्यार करें और अपनी आक़िबत और आखिरत का ख्याल करें। देखा ना, मैंने आपको कहा था ये दरवेश भी है। ये आजकल जो लूट मार का बाज़ार गर्म है, हर तरफ बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी की जा रही है, गरीब और मासूम लोगों को लूटा जा रहा है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, नजायज़ कब्जे की मरना है, आखिर मर जाना है। कब्रिस्तानों के 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 महीना, साल, 4 साल, 10 साल, एक सांस का भी एतबार नहीं, बेशक। और एक एक चीज़ का हिसाब देना। मैंने कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा है, आप भी पढ़े, अल्लाह आपको भी तौफीक दे तो आपको पता चले कि हम किस राह पर चल पड़े। खुदा के लिए इंसानियत से प्यार करें, हकूक़ुल अबाद पहले है, अल्लाह तो माफ़ कर देगा, वो बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन उसी ने कहा है कि मैं किसी पे जुल्म करेंगे तो मैं वो माफ़ नहीं करूँगा। और इस टाइम दुनिया जुल्म व जौर से भरी पड़ी है, हर आदमी दूसरे को जुल्म का निशाना बना रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जुल्म कर रहे हैं कि सुनने से हम कांप जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं कांपते जो ये कैसे जाते हैं जुल्म। हाँ, वो उनको नींद कैसे आती है किसी पे जुल्म करके, ठीक है ना। तो मैं खुद 2-4 दफ़ा लुट चुका हूँ, मेरा बेटा लुट चुका है, हम और बेशुमार दुनिया लुट चुके हैं लोगों की बातों में आके, ठीक है ना। सॉरी। तो खुदा के लिए मेरा आपसे यही पैगाम है कि इंसानियत इसको सीखें और समझें कि इंसानियत है कि अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार इंसानियत का जिक्र किया है। इंसान इंसान इंसान, मुसलमान बहुत कम कहा है, इंसान कहा है, क्योंकि अल्लाह को हर इंसान प्यारा है। कतई ताल्लुक़ हो के कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ है इसका, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है इसका, किस बिरादरी से इसका ताल्लुक़ है, किस चीज़ से ताल्लुक़ है, सबसे पहले इंसान। एक इंसान का कातिल, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पूरी इंसानियत का कातिल है, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला। ये 2 बाउंड्रीज अल्लाह ने दे दी है। बिल्कुल। इसके अंदर आप चलें तो एक इंसान को धोखा देने वाला पूरी इंसानियत को धोखा देने वाला, एक इंसान को दुख देने वाला पूरी इंसानियत को दुख देने वाला, मिलावट करने वाला तो हम में ये मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, यही मैसेज औलिया अल्लाह का भी है, यही मैसेज हमारे जो पैगंबर आए, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, असहाब कराम का भी है, अहले बैत कराम का भी है, सबका यही मैसेज है। इसी के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे कि यार इंसान को जीने का हक दो, और आप भी इंसानियत को और इंसान को जीने का हक। और सर अब बताइएगा कि आपका यूट्यूब चैनल या वेबसाइट और फेसबुक पे लोगों ने अगर आपको देखना हो, विज़िट करना हो तो कैसे करें? सर मैं बहुत छोटा सा और मस्कीन सा आदमी हूँ, ज़फ़र अब्बास खिची मेरा नाम है। आप गूगल पे लिख देंगे फिर भी मैं आ जाऊँगा, आप यूट्यूब पे लिख दें फिर भी मैं आ जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे लिख दें, टिकटॉक पे लिख दें, जहाँ ज़फ़र अब्बास खिची पूरा लिख देंगे मैं कहीं ना कहीं से आपके सामने आ जाऊँगा। जी बिल्कुल। दीवार पे लिख देंगे, आंखें बंद भी करेंगे तो आपके सामने चेहरा आ जाएगा। ज़फ़र अब्बास खिची साहब का ये चेहरा भूलने वाला नहीं है, किसी तारुफ के महताज नहीं है, और साथ में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, अमन मोहब्बत और भाईचारे को जो फ़रोग़ देकर उन्होंने जो मैसेज दिया है,
वो बड़ा हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बड़ा कीमती है। मज़ीद बातें करूँगा तो पहले ही आपने वीडियो जो है वो बड़ी लंबी देख ली है, तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।